खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? कल लिखाया था ना 3 बार वर्ड, फूड सिक्योरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। पलट लो, पन्ने पलट लो पहले, कहीं लिखा मिल जाए तो। इस क्लास में कहीं नहीं लिखाया हुआ है, भले ही पन्ने मत पलटो। इसका मतलब पता ही नहीं है कि चला क्या है अभी तक, पीछे सब क्लियर ही चल रहा है मामला। तो फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का आपके मतलब आपके क्या होता है? फूड की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी यानी कि खाद्यान्न की उपलब्धता। दूसरा आपके होता है फूड सिक्योरिटी का सेकंड पॉइंट, फूड की एक्सेस, मतलब खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच। तीसरा होता है आपके एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करना या उसका अवशोषण। तो ये आपके जो 3 पिलर होते हैं, ये होते हैं आपके क्या? फूड सिक्योरिटी के। ठीक है, किसी भी देश में प्रत्येक नागरिक को फूड सिक्योरिटी मिली है, इसके लिए आपके ये 3 कंसेप्ट होना जरूरी है। पहला आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, यानी कि देश में इतना अनाज होता हो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो पर्याप्त हो सके। ठीक है। दूसरा आपके एक्सेस, एक्सेस का मतलब या तो लोगों की परचेजिंग पावर इतनी हो कि वो अनाज खरीद सके, और अगर परचेजिंग पावर अच्छी ना हो तो पीडीएस सिस्टम इतना अच्छा हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि सरकार घर घर अनाज पहुंचा सके। और तीसरा एब्सॉर्प्शन का मतलब क्लाइमेट, ठीक, एयर, वाटर, ये सब इतना अच्छा हो कि व्यक्ति उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। जब ये 3 कंसेप्ट आपके किसी भी देश में पूरे हो जाए तब हम कहेंगे कि उस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी कंप्लीट है। ये होता है आपके फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। चलो, और कोई डाउट? एफसीआई से होता क्या है कि एमएसपी पे पहले अनाज लिया जाएगा जिससे कि किसानों को एक सर्टेन पैसा मिलेगा, फिर वो आपके अनाज किस पे आ गया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। अब उसे गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत में हमने बताया था ना सबसे ज्यादा सब्सिडी फूड पे दी जाती है। फूड पे कैसे हो जाएगी सबसे ज्यादा सब्सिडी? जैसे कि ये तो किसान है, किसानों से आपके अनाज पहले तो खरीदा, ये आपके हुए किसान, किसानों से आपके अनाज खरीदा किसने? भारत सरकार ने, और ये अनाज आ गया कहां? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, अनाज खरीदा जाएगा किस पे? एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक फायदा इसका क्या हुआ? किसानों को आपके एमएसपी मिल गई। अब दूसरा एफसीआई इसका करेगी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपके इसी सिस्टम को या इस चैनल को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाँ, राशन की जो दुकानें होती हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही आपके पार्ट होती हैं। ठीक, अब मान लिया कि सरकार ने गेहूं खरीदा आपके 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर केजी। ठीक है, एफसीआई तक गया, यहां भी ट्रांसपोर्टेशन लगा, यहां भी ट्रांसपोर्टेशन लगा, और पीडीएस में गवर्नमेंट इस गेहूं को बेचती है 2 रुपीज पर केजी। ठीक, तो इसका मतलब आपके इतना पैसा लगा के सरकार 2 रुपए में इस गेहूं को बेच रही है। तो सबसे ज्यादा जो सब्सिडी देती है सरकार किस पे? फूड, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आगे समझना। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे कंसेप्ट कौन सा? फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एनी कंट्री। किसी भी देश में आपके जनसंख्या वृद्धि के चरण, ये तीनों चरण देखे आपके। ठीक है, तो किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि आपके उस देश के अंदर सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल वैल्यूज, इनके ऊपर आपके क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आज की क्लास में देखते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दावलियां। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में आप सबसे पहली टर्मिनोलॉजी देखना, क्रूड बर्थ रेट सीबीआर। ठीक, मतलब आपके होता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर या प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन। ठीक है, क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है आपके
नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, यानी कि प्रति 1000 जनसंख्या पे कितनी आपके एक साल में डेथ हुई है। ठीक है, तो किसी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, सीबीआर माइनस सीडीआर, यही होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आईएमआर, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, एक साल में अगर 1000 जन्म हुए हैं तो उसमें 0 से 1 साल के बीच कितने बच्चों की डेथ हो गई है, तो नंबर ऑफ डेथ 0 to 1 ईयर। ठीक है, पर 1000 बर्थ्स, ये कहलाता है आपके इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट से आपके तात्पर्य क्या है, नंबर ऑफ डेथ 1 to 5 ईयर पर 1000 बर्थ्स, यानी कि अगर 1000 बच्चों का जन्म एक साल में हुआ है तो 1 से 5 साल के बीच के कितने बच्चों की डेथ हुई है। ठीक है, अगर 1 साल से कम की डेथ है तो किसमें काउंट होगी, आईएमआर, और 1 से 5 साल के बीच है तो सीएमआर। ठीक है, इसके बाद मदर मॉर्टेलिटी रेट। मदर मॉर्टेलिटी रेट से आपके तात्पर्य क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स पर लाख बर्थ, 1,00,000 जन्म पे आपके कितनी माताओं की आपके डेथ हुई है। ठीक है, अब डेथ का मतलब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे। ठीक, डेथ का मतलब ये नहीं कि वो माताएं तो सबकी मरनी ही है, सारी काउंट नहीं होंगी यहां, सिर्फ कौन सी काउंट होंगी, जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे डेथ हुई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कपल प्रोटेक्शन रेट, सीपीआर। तो कपल प्रोटेक्शन रेट का मतलब यह है कि अगर 1000 कपल हैं तो 1000 कपल में से आपके कितने कपल ने फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट किया है या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम कपल प्रोटेक्शन रेट। जिस देश में सीपीआर ज्यादा होगा वहां सीबीआर उतना ही कम होगा। ठीक है, कपल प्रोटेक्शन रेट का मतलब आपके ये है कि कोई फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक, या तो ये गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करें या परिवार नियोजन को अपना लें, तो इसका मतलब उन्होंने कपल प्रोटेक्शन रेट के आपके फंडामेंटल्स को फॉलो किया है। ठीक है, तो जो फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करेगी या फिर परिवार नियोजन को अपनाएगी तो उनके द्वारा जो बच्चे होंगे वो कम होंगे, इसका मतलब सीबीआर कम होगा। अगर देश में सीपीआर ज्यादा है तो सीबीआर कम होगा, सीबीआर कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, क्या, लड़कों के लिए अशुद्ध। नेक्स्ट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट से आपके तात्पर्य क्या होता है, किसी महिला ने अपने पूरे लाइफ साइकिल में या फर्टिलिटी पीरियड में कितने बच्चों को आपके जन्म दिया है, ये हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब आपके क्या है कि किसी वुमेन के द्वारा अपने पूरे लाइफ साइकिल या अपने फर्टिलिटी पीरियड में कितने बेबी गर्ल्स या बच्चियों को जन्म दिया है। ठीक, अब मान लिया कि किसी महिला के आपके 5 बच्चे हैं, 3 लड़के 2 लड़कियां, तो टीएफआर कितना हो गया, 5, टोटल वर्थ 5 है, लेकिन एनआरआर कितना हो गया, 2। ठीक है, एनआरआर किसी भी देश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेक्स रेशो के, लिंगानुपात। सेक्स रेशो का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन पर 1000 मेल्स। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, तो नेक्स्ट याद रखना सेक्स रेशो लिंगानुपात। तो सेक्स रेशो का मतलब यह नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 पुरुषों पे आपके महिलाओं की संख्या, ये कहलाता है सेक्स रेशो। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, किसे कहते हैं, आपके नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि आपके प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, पॉपुलेशन डिविडेंड, जनांक की लाभांश, ये किस कंसेप्ट को कहते हैं, जब किसी देश में इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, किससे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि लेबर फोर्स, लेबर फोर्स आपके पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 64 ईयर, 15 से 64 साल के बीच के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं हम किसी देश में लेबर फोर्स। ठीक, तो इंडिया के अंदर अगर हम आपके 140 करोड़ की पॉपुलेशन माने तो 95 करोड़ है ये
और 45 करोड़ है ये। इंडिया के पास इंडिया में पूछो किसी से 20 22 25 साल का क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई तूफान तोड़ रहे हो घर वालों के ऊपर। वर्ल्ड में अगर आपके कोई 10th पास हो जाए ना, तो 11th क्लास से स्कूल में ही मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको वीक में 10 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम वर्क आप कुछ भी करो, ये विदेशों में आपके मैंडेटरी होता है। ठीक, पर डे 2 आवर आप वर्क करो, जिससे कि आप सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन सको। भारत में व्यक्ति तब आत्मनिर्भर बनता है जब घर वाले पैसे देना बंद कर दें। जब तक घर वाले पैसे देंगे, आत्मनिर्भरता की बात ही मत करो। ठीक, तो यहां पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब लेबर फोर्स इज ग्रेटर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो इंडिया में लेबर फोर्स है लगभग 95 करोड़ और डिपेंडेंट है। प्लानिंग, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? कलिए नोट। नेक्स्ट, तो फैमिली प्लानिंग, तो परिवार नियोजन के आपके 3 पिलर्स होते हैं। ठीक, इन 3 पिलर्स को अगर कोई कपल फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि वो आपके फैमिली प्लानिंग को फॉलो कर रहा है। पहला, आपके बच्चों की संख्या निर्धारित करना शुरू में ही कि हमें पूरी क्रिकेट टीम चाहिए या 2 चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद में आपके 2 बच्चों के बीच में गैप, यानी कि दूसरा बच्चा तब जब पहला स्कूल जाने लगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपके अनवांटेड बर्थ को रोकना। अगर हमने 2 ही बच्चे फिक्स किए तो अगर आपकी गलती से कोई प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसे टर्मिनेट करना। ठीक है, तो ये आपके कहलाता है फैमिली प्लानिंग। ठीक, इंडिया में आपके वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया था इंडिया ने, भारत ने, इसी का परिणाम है आज। ठीक है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या आपके नीति। पॉपुलेशन पॉलिसी में समझना, भारत की जनसंख्या नीति को हम आपके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 5th 5 ईयर प्लान, दूसरा 6th 5 ईयर प्लान से 8th 5 ईयर प्लान, और उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान से आपके प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट फेज है ये वो फेज था जब भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज नहीं था। सेकेंड फेज वो फेज है आपके भारत में चैलेंज बनी। तीसरा फेज वो फेज है पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन इस टाइम भारत में एलपीजी आ चुका था, तो अगर एलपीजी आ गया तो इस पॉपुलेशन को हम अगर स्किल्ड कर दें तो ये स्किल्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयड हो जाएगी, और एम्प्लॉयड हो जाएगी तो पॉपुलेशन अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगी। ठीक, क्योंकि आपके एलपीजी के एरा में पॉपुलेशन आपके चैलेंज नहीं है, एलपीजी के एरा में पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसी कंडीशन पे जब वो पॉपुलेशन स्किल्ड हो। ठीक है, तो तीनों तरफ आपके क्या होंगे, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 5th 5 ईयर प्लान में जब पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज है ही नहीं तो यहां कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपके फैमिली प्लानिंग का नारा देकर छोड़ दिया जाएगा, हम दो हमारे दो। ठीक, बस इतना सिंपल एक ही स्लोगन था भारत सरकार का। ठीक है, अब भारत सरकार तो नारा देके भूल गई, बाकी की जनता नहीं भूली, जनता ने अपना काम जारी रखा। ठीक, अब इसके बाद में सेकेंड आपके 6th 5 ईयर प्लान टू 8th 5 ईयर प्लान, 6वीं पंचवर्षीय योजना के आते आते तक आपके अब भारत की पॉपुलेशन बन गई चैलेंज। ठीक, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा आपके देश में बढ़ी, रिसोर्स देश के पास इतने थे नहीं, तो देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन होगा। ठीक है, तो यहां आपकी जब पॉपुलेशन चैलेंज हुई तो अब आपके सरकार को लगा कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, तो अब एक्शन लेना पड़ेगा, तो यहां सरकार ने फोकस किया फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार कल्याण के लिए आपके, ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना जरूरी है। सरकार ने ये बात लोगों को आपके समझानी चाहिए। ठीक है, अब सरकार ने लोगों को ये बात समझानी चाहिए आपके कि अगर फैमिली में कम मेंबर आपके होंगे तो बच्चों की परवरिश बेहतर होगी और ये फैमिली वेलफेयर के लिए बेहतर विकल्प है। ठीक है, अब समझाने से हम भारतीय का मानने वाले हैं, नहीं माने, नहीं माने तो आपके फिर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए गवर्नमेंट ने। ठीक,
अब गवर्नमेंट ने आपके स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल आपके हमेशा से इसमें जो टॉप लीड अथॉरिटी रही है वो पीएमओ ही रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो यहां आपके इंदिरा गांधी का कार्यकाल था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इनके आपके छोटे बेटे संजय गांधी पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोग्राम देख रहे थे देश के अंदर। जब देश की जनता नहीं मानी तो इन्होंने जबरदस्ती वैस्कोटॉमी करा दी, जितने भी आपके लोग थे। वैस्कोटॉमी यानी पुरुष नसबंदी, जितने भी आपके पुरुषों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं तो उनकी नसबंदी करा दो। अब इसमें क्या है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों को टारगेट दे दिया गया, तो उन्होंने टारगेट के चक्कर में जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भी नसबंदी कर दी। ठीक, तो यहां आपके ये वैस्कोटॉमी की अब आपके क्रिटिसाइज हुआ पूरा। ठीक, तो यहाँ कैंप अप्रोच, वैस्कोटॉमी, अवेयरनेस, इन सारी प्रोग्राम्स के द्वारा आपके पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या किए गए, प्रयास किए गए। अब इसके बाद में आते हैं हम थर्ड फेज में, 9th 5 ईयर प्लान टू प्रेजेंट। अब यहाँ 9th 5 ईयर प्लान में आपके एलपीजी आ चुका था, और अगर एलपीजी आ चुका है तो पॉपुलेशन चैलेंज नहीं है। अगर हमने इस पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो अब फोकस रहा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसी फेज में आपके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आपके लाई गई पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इसी पॉलिसी का आपके उद्देश्य था कि 2045 तक हम देश में पॉपुलेशन को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, अब स्टेबल होना तो दूर, 2045 तक हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन जाएंगे। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसको नोट कर लो। तो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो पॉपुलेशन पॉलिसी आपके जो 2000 बनाई गई, इसमें आपके 3 लक्ष्य आपके रखे गए। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म आपके लक्ष्य तो ये था कि 2045 तक हमें इंडिया की पॉपुलेशन को क्या करना है, स्टेबल करना है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लक्ष्य तो 45 साल बाद का है, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी रखे जाएंगे, कुछ मिड टर्म भी रखे जाएंगे। शॉर्ट टर्म लक्ष्य आपके ये था कि सबसे पहले हमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है आपके दूर दूर तक। ठीक है, दूसरा आपके एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, इसको गांव गांव तक अपॉइंट करना है, और इसके अलावा आपके गरीबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके प्रोवाइड करना है। ठीक, अब यहाँ ये 3 चीजें क्यों जरूरी हैं? भारतीय समाज में एक ही मान्यता हो रहा है कि बच्चों का सर्वाइवल ज्यादा नहीं होता, इसलिए भी बच्चे लोग ज्यादा करते हैं। पहले जो आपके क्या होता था कि आपके हेल्थ फैसिलिटी जो बेहतर नहीं थी ना, इस वजह से डेथ रेट ज्यादा थी। इस कारण से भी लोग 2 की जगह 3-4 बच्चे करते हैं कि अगर एक आध खत्म हो जाए तो कुछ तो सर्वाइव होगा आगे। तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर होंगी तो ये डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट होगा कि जो है वो सर्वाइव करेंगे, इससे भी बर्थ रेट कम होगी। ठीक है, अब दूसरा आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीय समाज में एक और मान्यता है कि लड़की आएगी तो बोझ बन के आएगी। तो सारी राज्य सरकारें जन्म पे ही आपके लड़की की एफडी कर देती हैं कि आप टेंशन मत लो, हम हैं अभी। ठीक, यानी कि लड़की है तो लड़की ही रखो, अब लड़की के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बढ़ाते जाओ। ठीक, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और गांव के अंदर एक आशा यानी एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट अपॉइंट करना जो अब फैलाए। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज को आपके गांव गांव तक पहुंचाए। ठीक है, मिड टर्म गोल में यह था कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लेके आना है। ठीक, यानी कि लौट फिर के हम दो हमारे दो का कंसेप्ट। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है, कम करना है। और भारत में पॉपुलेशन की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए एक नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन होगा, जिसका चेयरमैन होगा कौन, पीएम। ठीक, ये हुआ। अब भारत के संयोग से आपके पीएम भी ऐसे आ रहे हैं या आने वाले हैं जिनका पॉपुलेशन में कोई योगदान नहीं है, तो ये बहुत स्ट्रांगली इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। नीति लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेजेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और भविष्य में करेंगे योगी आदित्यनाथ। इनका पॉपुलेशन में देश की में कोई योगदान नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट लॉन्ग टर्म विजन आपके 2045 तक पॉपुलेशन को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो ये सारे प्लान थे आपके किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सारी टर्मिनोलॉजीज। अब यहां नेक्स्ट अगला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो मानव विकास किसे कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट, इसे हम आपके 2 स्थितियों में आपके देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट से आपके रिलेटेड एक कंसेप्ट था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, जो था आपके बिफोर 1991, और एक है आपके मॉडर्न कंसेप्ट जो है आफ्टर 1991। 1991 से आपके ये माना जाता था कि अगर किसी देश में आपके नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रही है, यानी कि जीडीपी या जीएनपी में ग्रोथ हो रही है,
तो वहां के आपके जो मनुष्य हैं या जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होगा। ऐसा माना जाता था कब? बिफोर 1990 के ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखें तो वो सही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिडिल ईस्ट की कंट्री उठाएं, जैसे लाइक आपके कतार, ठीक, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ये मिडिल ईस्ट की सारी इस्लामिक कंट्री है। अब क्रूड बेच के पैसा तो बहुत आ गया इनके पास, लेकिन क्या सच में यहाँ के लोग है सही? इस्लामिक कंट्रीज में आधी पॉपुलेशन किसकी होगी? महिलाओं की। और इस्लाम में सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है महिलाओं की, ठीक। इसका मतलब आपके क्या है? इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आपके इन कंट्रीज में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा बहुत होने के बावजूद भी, ठीक, यहाँ की जो आपके महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है? वर्स्ट है, यानी लगभग आधी महिलाएं, ठीक है। यानी कि आपके इस्लामिक कंट्री की महिलाएं आयरा खान नहीं है आपके, जो आमिर खान की बेटी है, ठीक। इन इस्लामिक कंट्रीज की महिलाओं को कैसे रहना पड़ता है ये आप खुद समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, अब यहां 1991 के बाद आपके कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ। 1991 के बाद जो आपके इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने ये कहा कि किसी भी देश में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ह्यूमन डेवलपमेंट का आधार नहीं बना सकते, ठीक। किसी भी देश में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक, उस ग्रोथ का प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लोगों के पास, क्योंकि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक लोगों का विकास नहीं होगा। लोगों की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, यानी उनके रहने का एक डिसेंट स्टैंडर्ड हो, प्रत्येक लोग को आपके एजुकेशन मिली हो, लोग अवेयर हों, ठीक है। इसके अलावा लोग एम्पावर्ड हों, ठीक, सोशली एम्पावर्ड, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, ठीक है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड। इसके अलावा आपके वहां के लोगों का इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन हो हर एक्टिविटी में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो देश की पॉलिटिक्स में। जब ये चीजें आपके किसी देश में दिखाई दें तब हम कहेंगे कि उस देश में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, अब मान लिया कि कई आपके परंपरागत आपके पैसे वाले हैं जिनके पास जमीनें बहुत है, जमीनें बेच दो करोड़पति बन जाओगे, 10th फेल हो, क्या सच में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है? दिल्ली और दिल्ली के आसपास तमाम लोग ऐसे दिख जाएंगे आपको, ठीक, पैसा तो बहुत है, जैसे ही मुंह खोलते हैं वैसे ही फूल जड़ते हैं। समझ में आ जाता है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है और कितना हुआ है इनका डेवलपमेंट। सिर्फ ऑडी से चलना डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक। तो जमीन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया ना, आपके कम्युनिकेशन स्किल आई, ठीक है। तो ये है आपके क्या कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आपके अब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है।